नमस्कार, आपका स्वागत है हर खबर पर और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने हर खबर हिंदी सैटेलाइट न्यूज चैनल के कार्यक्रम का उद्घाटन किया कार्यालय का। वहीं प्रदेश महामंत्री तरुण सिन्हा, प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदियालार और जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक के अध्यक्ष नवाज खान सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश राजपूत ने राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख और जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक के अध्यक्ष नवाज खान से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर छत्तीसगढ़ और आज के हमारे मेहमान हैं खाद्य एवं सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत जी और राजनांदगांव के मेयर सुदेश हेमा देशमुख जी और साथ ही हमारे नवाज खान जी मौजूद है हमारे स्टूडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। मंत्री जी, सीधे मुद्दे पे आते हैं। जनता ये जानना चाहती है कि गोधन न्याय योजना के बारे में जो काफी मशहूर है पूरे देश में। अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में ही गोधन न्याय योजना भूपेश बघेल जी लाए हैं, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? सबसे पहले तो हर खबर कार्यालय की शुभ अवसर पर मैं आपको बधाई देता हूं। आपने गोधन न्याय योजना के बारे में कहा। गोधन न्याय योजना पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत मशहूर हुआ है जी। इसके पीछे कारण यही है कि आज जिस प्रकार से पूरे देश में आवारा पशुओं का सड़कों में विचरण दिखता है, एक तरह से वो समस्या बना हुआ था। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसमें अनुकरणीय पहल किया है, एक योजना ला करके कि जो गोपालक हैं जब तक गाय दूध देती तब तक उसका सेवा करते, बाकी टाइम में खुले में छोड़ देते। अब जब से गोधन न्याय योजना ला करके 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी शुरू किया, उसका नतीजा यह निकला कि लोग अब अपने मवेशियों को बांध के रखने लगे हैं और जिससे उनको अच्छी आमदनी भी हो रही है। गोठान योजना चला करके गोठान में गांव के पशुओं को एक जगह इकट्ठा करना और उससे भी गोबर कलेक्ट कराना, उससे कंपोस्ट खाद बनवाना और एक तरह से जो रासायनिक खाद की जो कमी है उसके लिए सब्स्टिट्यूट के रूप में भी ये बहुत सफल हो रहा है। तो एक तरफ तो आवारा पशुओं पे नियंत्रण हो गया, दूसरी तरफ गोपालकों के लिए आर्थिक आमदनी का एक जरिया बना और तीसरी तरफ जो रासायनिक खाद की जो कमी है उसके लिए सब्स्टिट्यूट के रूप में काम कर रहा है। इस तरह से आज पूरे देश में ये काफी हिट हुआ है और इस योजना को हम अगर मॉडल के रूप में कहें तो ये अत्युक्ति नहीं होगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट से भी वहां की स्टैंडिंग कमेटी आकर के इसका अध्ययन करी है और कई राज्य इसको एडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब इसको एडॉप्ट कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत सफल योजना है, कारगर योजना है और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला योजना है, इसलिए पूरा देश में इसकी सराहना हो रही है। नहीं, योजनाएं तो बहुत अच्छी है, अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता है तो इससे अच्छा योजना पशुओं के लिए और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पशुओं के साथ साथ क्या हो रहा है कि लोगों को तो आमदनी का एक जरिया मिला ही है, लेकिन आमदनी के साथ साथ जो जैसे आप बता रहे थे आवारा पशु जो रास्ते में बैठे रहते थे, भटकते थे, उससे काफी एक्सीडेंट भी होता था। तो ये बहुत अच्छी योजना है और अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट होती है तो आगे जो राज्य है वो भी शायद इसको अडॉप्ट करेंगे। मंत्री जी, बेरोजगारों के प्रति कुछ आप बताएंगे? जैसे भाजपा सरकार, जैसे पहले भाजपा सरकार थी, बेरोजगारों का बहुत बड़ा मुद्दा था, तो अभी 3.5 सालों में कांग्रेस बेरोजगारों के लिए ऐसा कुछ कर रही है या फिर ऐसा कुछ की है जिससे उनको संतुष्टि कुछ मिली हो? क्योंकि अभी आने वाले 1.5-2 सालों में चुनाव है। देखिए, जो बेरोजगारी की समस्या है उसके बारे में आपने
पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जगह जगह घोषणा करी थी कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। उल्टे उन सभी मार्गों को बंद कर दिए जहां से रोजगार सृजित होते हैं। आज रेलवे को प्राइवेट कर दिया, बैंक को प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दिया, समुद्री मार्ग को, पोर्ट को प्राइवेट कर दिया। तो इस तरह से सभी रास्ते बंद कर दिए नौकरी के। उसकी तुलना में अगर आप छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ कई मायने में काफी पॉजिटिव है। और इसके आंकड़े देखेंगे तो राष्ट्रीय औसत में जहां 6.38% बेरोजगारी है, उसके तुलना में अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो मात्र 3% का यहाँ रिकॉर्ड किया गया है। तो राष्ट्रीय औसत में हमारा जो प्रदर्शन है काफी अच्छा है। क्या ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को फिर से जीत मिलेगी? जो 15 साल रमन सिंह जी ने जो अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए किया है, क्या उससे अच्छा कांग्रेस कर पा रही है, या फिर इतने सारे सीएम साहब की योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का लोगों को लाभ मिल पा रहा है? ऐसा आपको कुछ लगता है? देखिए, तो आप तुलनात्मक रूप से देखिए और राष्ट्रीय परिदृश्य में भी देखिए तुलनात्मक रूप से, तो बेहतर छत्तीसगढ़ को पाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पे जिसका प्रदर्शन बहुत निराशाजनक है, उसका छत्तीसगढ़ में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की पहचान अगर हम जाने तो कृषि पे आधारित है, और छत्तीसगढ़ की पहचान धान का कटोरा से। हाँ, यहाँ सर्वाधिक लोग कृषि पे आधारित हैं। यहाँ जिनकी संख्या, किसानों की संख्या 80% से भी ज्यादा है। और जो सरकार अगर 80% लोगों को ध्यान में रख करके कोई योजना बना करके उनको कन्वर्ट करे, तो मैं मानता हूं कि योजना और सरकार दोनों काफी कहीं न कहीं ये बेरोजगारी खत्म हो रही है। और बिल्कुल उस विषय पे आता हूं मैं। आप जहां 80% लोगों के लिए योजना अगर बना करके योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं, तो सरकार की योजना सफल है। पहला, जब यहाँ सरकार बनने के बाद पहला दस्तखत किसानों के लिए, जहां प्रदेश में किसान खेती किसानी के काम को घाटे का सौदा समझ करके छोड़ने लगे थे, क्योंकि उसमें इतना लागत, उसमें मजदूरी, उसमें खाद, बीज सब मिला करके लागत इतना ज्यादा पड़त नहीं पड़ रहा था लोगों को, तो छोड़ करके शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। हमारी सरकार आने के बाद, माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, पहला दस्तखत अगर किसी के लिए हो तो किसानों के लिए हुआ, उनके कर्ज माफी के लिए हुआ, और लगभग 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी हुआ, उससे किसानों को राहत मिला। दूसरा दस्तखत प्रदेश के किसानों का धान खरीदी के लिए उनको धान के एवज में 2500 रुपया देने का हुआ, जिससे किसानों का आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ। केंद्र सरकार के आपत्ति के बाद प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाया गया। उससे किसानों को इनपुट सब्सिडी दे करके उनको आर्थिक रूप से सपोर्ट किया गया। इन तमाम प्रकार की जो कार्रवाई है, इसके बाद गोधन न्याय योजना के बारे में आपने बात की। हाँ। इसके बाद आप देखेंगे कि गोबर के साथ साथ अब हम गोमूत्र भी खरीदने जा रहे हैं। गोमूत्र भी खरीद रहे हैं। आप देखेंगे कि जो धान नहीं बेचते हैं, जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, उनको भी 7,000 रुपया सालाना देने का सरकार ने निर्णय लिया है। उसकी योजना की शुरुआत हो गई है। तो ये तमाम प्रकार से के योजनाओं का क्रियान्वयन देखेंगे तो सीधे तौर पर लोगों को रोजगार सृजित करने वाला योजना है। वहीं आप वनांचल क्षेत्र में देखेंगे, पहले पिछली सरकार में केवल 7 प्रकार के वनोपज की खरीदी होती थी। आज हमारी सरकार आने के बाद 62 प्रकार के वनोपज की खरीदी हो रही है। और जिस तेंदुपत्ता का भुगतान पिछले सरकार में केवल 2,500 रुपये मानक बोरा करते थे, आज हमारी सरकार बनने के बाद तेंदुपत्ता का दाम 4,000 रुपये मानक बोरा मिल रहा है। तो आप जितने भी योजना को देखेंगे तो सीधे लोगों को आर्थिक रूप से सपोर्ट करने वाला योजना है। तो एक तरफ जहां कोविड के कारण
नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण बड़े तादाद पे कल कारखाने बंद हुए, लोग बेरोजगार हुए। इसमें देश के अर्थव्यवस्था पे प्रतिकूल असर पड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ में जीएसटी में हमारा पॉजिटिव ग्रोथ आया है, 23% का ग्रोथ आया है। तो पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से पहला है। वो हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य है जिसमें 23% का ग्रोथ मिला है। मतलब कहीं ना कहीं ये फायदे वाली बात है, अच्छी बात है। ये पूरे देश में सेंट्रल में जहां पर कमी आई है और छत्तीसगढ़ में ग्रोथ हुआ है, तो पॉजिटिव साइनिंग है। तो इसका आप देखेंगे कि कोविड पीरियड में बाकी जगह काम धंधे सब में काफी कमी आया, लोग बेरोजगार हुए। हाँ, कोविड में काफी बेरोजगारी हो गई थी, सारी कंपनियां और सारी चीजें जो बंद हो गए थे, कुछ तो होम टू वर्क कर रहे थे। ऐसे समय में भी छत्तीसगढ़ लोगों को काम उपलब्ध कराने में अव्वल रहा। खास करके रोजगार गारंटी योजना में लोगों को काम उपलब्ध कराया गया। वनोपज के संग्रहण में और उसके विपणन में, और उसका जो आप रेवेन्यू कलेक्शन देखेंगे, सब में इजाफा हुआ है। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ का जो योजना है वो काफी कारगर और सफल रहा है, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में और आर्थिक रूप से लोगों को सपोर्ट करने में, आर्थिक जनरेट करने में काफी पॉजिटिव रहा है, जो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत पॉजिटिव साइनिंग है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक की एक टीम आई थी यहाँ पर अध्ययन करने के लिए। उन्होंने सभी ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा, उन्होंने खुदरा बाजार को देखा, उन्होंने जो सराफा बाजार है उसको देखा, सभी में इंक्रीज आया है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कमी आया और छत्तीसगढ़ में बढ़ोतरी मिली है, इसमें इंक्रीज हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है उसको केंद्र ने भी सराहा है, रिजर्व बैंक ने सराहा है, जो छत्तीसगढ़ के लिए काफी सकारात्मक साइनिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कुछ सवाल राजनांदगांव मेयर हेमा जी से ले लेता हूं मैं। हेमा जी, ये बताइए कि विकास कार्यों में आपके जो क्षेत्र है, महापौर का जो क्षेत्र होता है नगर निगम का, उसमें विकास कार्यों में कितनी बढ़ोतरी हुई है और लोगों को क्या फायदा मिल रहा है आपके आने से? सबसे पहले तो हर खबर की आज टीम को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आपने नया लॉन्च किया है यहाँ पे, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। आप विकास की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बताना चाहूंगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आने के बाद ये 3 सालों में हमने जितना विकास किया, 15 साल उसके मामले में पीछे है। चाहे स्वास्थ्य स्लम योजना की बात करें, जिसमें हमारी गरीब स्लम एरिया में हमारी गाड़ियां चलती है मुफ्त इलाज की, हमारी करीब 4 गाड़ियां चलती है और हमने अब तक 1 लाख का टारगेट पूरा कर लिया है। धनवंतरी जनरिक योजना के अंदर से हम दवाई कम सस्ते दामों में उपलब्ध कराते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोगों की जेब बचा रहे हैं। हमको कम पैसों में स्वास्थ्य के लिए लाभ मिलता है। तीसरा हमारा गोठान है। गोठान में जहां हमारा वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, सुपर कंपोस्ट बन रहा है, हम गोबर खरीद रहे हैं, हमारी महिलाएं दिए बना रही हैं, गो कास्ट बना रही है, तो कहीं न कहीं हमारी महिला समूह सशक्तिकरण की ओर जा रही है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रही है। चौथा, शिक्षा की बात करें तो आत्मानंद जैसे स्कूल खुल गए जहां हमारे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम। तो मुझे नहीं लगता विकास की परिभाषा बताने की जरूरत है, जनता के बीच दिख रहा है कि विकास कहां तक हो रहा है। विकास कहां तक दिख रहा है, ये जनता को दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये जो 3 साल रमन सिंह जी 15 साल में नहीं कर पे, हाँ। उसके बाद अभी वर्तमान में विधायक है जी, उसके विधानसभा क्षेत्र में आप मेयर हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी आप वो काम करके दिखाएं जिसमें जनता संतुष्ट है। जी जी, मैं जनता के बीच में हूँ, जन चौपाल के माध्यम से हूँ। पर आप बता दीजिए विधायक जी, अगर एक बार भी एक अगर वार्ड भी घूमे हो तो बहुत बड़ी बात है। हमें नहीं मालूम उन्होंने क्या किया अभी तक जी दिया, वो हम तो पछता रहे उनकी दी हुई चीजों में। दिग्विजय स्टेडियम अधूरा, हॉस्पिटल अधूरा, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है, तो वेदना हम झेल रहे हैं। तीसरा, राजनांदगांव के दिल से गुजर रहा है ये फ्लाईओवर,
जो पूरे खत्म करके रख दिया राजनांदगांव की गरिमा को, सुंदरता फ्लाईओवर को। बनने से कहीं ना कहीं राजनांदगांव को नुकसान पीड़ा है, बिल्कुल पीड़ा है। हमारा शहर जो दिग्विजय सिंह की देन थी, जिसको बहुत सुंदर माना जाता था, टाउन प्लानिंग के तहत विस्थापित माना जाता था, उस शहर को 2 भाग में बांट दिया, पटरी के उस पार और पटरी के इस पार। तो उन्होंने भेदभाव का काम किया है, और जहां बाईपास बनाना तय था वहां पे फ्लाईओवर बना दिया। इसे सोचना पड़ता है किसको फायदा दिलाने के लिए उन्होंने फ्लाईओवर बनाया। तो मेरा तो आरोप है उन पर, दायरे का आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप लगा रही हूँ। उन्होंने विकास नहीं किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा जरूर दिया। जैसे कि आप कह रहे हैं, मान लेते हैं अगर कांग्रेस इस बार आपको विधानसभा चुनाव में उतारती है तो आप उसको कैसे जीत दिलाएंगे? टिकट की जो तय करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ये करते टिकट हैं। तो बात का है जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि 3 साल मुख्यमंत्री रहते हुए रमन सिंह जी विधानसभा यहाँ से थी, बिल्कुल वर्तमान विधानसभा यहाँ से बिल्कुल है। आप मेयर रहते हुए आप इतना विकास कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल अगर उसको देखते हुए जी। अगर आपको टिकट अगर कांग्रेस से सपोज देते हैं, तो अगर दिया जाए तो देखिए, विधायक कोई भी बनेगा तो कांग्रेस का ही, नहीं, कांग्रेस तो बनेगा ही, विधायक कांग्रेस बनेगा। और फिर जहां हम मेयर रहते, हमको किसी चीज की कमी नहीं, हमारी सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने पे। आप सोचते हो एक विधायक जब यहाँ का हो जाएगा, सांसद जब यहाँ का हो जाएगा और मेयर भी यहाँ का हो जाएगा, तो विकास की गंगा बहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब ये मान लिया जाए कहीं ना कहीं जनता आपसे संतुष्ट है, बिल्कुल, जनता के सारे काम हो रहे हैं। देखिए 100% तो कोई नहीं कर पाता, मैं भी नहीं बोल पाऊंगी, 100% नहीं कर पाते हम, लेकिन 100% देने की कोशिश करते हैं, और निश्चित उसमें हम उस पर सफल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। नवाज जी, आप कुछ बताइए सीएम साहब के कुछ योजनाओं के बारे में। देखिए, मुख्यमंत्री जी की तो सारी योजनाएं बहुत दूरगामी सोच को लेकर के हैं। आप देखिए, जिस दिन आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, ये हमारा प्रदेश किसान प्रदेश कहलाता है। सबसे पहले किसान को चिंता जो होती है वो उसके ऊपर चढ़े हुए कर्ज की होती है। जब कोई किसान कर्ज में दबा होता है तो वो बहुत पीड़ा में रहता है। कर्ज, साहूकार का कर्ज, बैंक का कर्ज। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने किसान को ऋण माफ करके, ऋण करके उसके जीवन की दशा को बदलने का काम किया। तो जब किसान ऋण मुक्ति से पा गया, अब उसके सामने केवल एक समस्या थी कि जो खून पसीने की कमाई से जो पैदावार उगाता है, जो धान की खेती करता है, जो मक्के की खेती करता है, ये जो अन्य जो जंगल क्षेत्र के लोग जो जंगली उत्पाद की खेती करते हैं, जंगल से जो लाते हैं, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले, उनको उनका वाजिब हक मिलने की जो बात है, इस सरकार ने सबसे पहले किसानों का ऋण माफ किया, उनको एक लेवल पे लाया। दूसरा, उनके खून पसीने की कमाई धान, उसका 2500 रुपए समर्थन मूल्य देकर ये सरकार देश की पहली सरकार बनी, भूपेश बघेल जी की सरकार, जो देश में सबसे ज्यादा कीमत पे धान खरीदने वाली सरकार है। आप देखिए, जैसा माननीय मंत्री जी बता रहे थे, जैसा हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, जहां देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, देश में बेरोजगारी का दर बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर घट रही है, हमारी क्रय शक्ति बढ़ रही है। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, ट्रैक्टर्स हो, आज जब हर 3 महीने में 1500 करोड़ रुपए भूपेश बघेल जी की सरकार किसान के खाते में डालती है, तो बाजार में रौनक वापस आ जाती है। कपड़े की खरीदी हो, मोटरसाइकिल खरीदी हो, जेवर की खरीदी हो, किसान अपने घर में पैसा दबा के नहीं रखता, किसान उस पैसे का उपयोग करता है। उसी से आज छत्तीसगढ़ का मार्केट खिला हुआ है। और ये बड़ी दूरगामी सोच है। भूपेश बघेल जी ने ये तय किया कि मुझे किसानों को, मजदूरों के जेब में सीधे पैसा देना है। आप ये बताइए, डॉक्टर रमन सिंह जी क्या करते थे? अगर किसानों को चप्पल की जरूरत है तो वो चप्पल खरीद देते थे। एक पैर में 7 नंबर चप्पल, एक पैर में 8 नंबर चप्पल। क्यों? भ्रष्टाचार होता था उसमें, कमीशन खोरी होती थी, ठेका होता था, कमीशन खोरी होती थी। आप ये बताइए, आज किसान अपने पसंद से ब्रांडेड चप्पल खरीद सकता है, ये स्थिति आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कर दी। दूसरा, मोबाइल का जमाना था। आप बताइए, गांव गांव घर घर मोबाइल बांटने का काम किया गया। आपको यदि आपकी नीयत साफ थी, कमीशनखोरी नहीं थी, तो आपको सीधा उनके खाते में पैसा देना चाहिए था, वो अच्छे अच्छे मोबाइल खरीद सकते थे। आज भूपेश बघेल जी 2500 रुपए धान की कीमत दे रहे हैं, तेंदुपत्ता के श्रमिकों को 25,000 का 2500 रुपए, मानक वर्ग का 4000 दे रहे हैं,
और जितने भी वन उत्पाद है सबका समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। उससे आज किसान न केवल साइकिल, मोटरसाइकिल, मोबाइल सब अपने पसंद की खरीद रहा है। मतलब हाथ में पैसा आने से, जैसे मुझे हाथ में पैसा आता है, मेरे बैंक में पैसा आता है, तो मैं अपने पसंद की चीज खरीद सकता हूँ। आप एक चीज बताइए ना, सरकार का ये काम थोड़ी है कि ये साइकिल आप, ये चप्पल आप पहनो, ये साइकिल आप रखो, अगर चप्पल है तो वो चप्पल वेस्ट हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बहुत दूरगामी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने न केवल किसानी के इस क्षेत्र में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारी महापौर बहन बता रही थी, आत्मानंद स्कूल खोल उन्होंने पूरे देश को एक संदेश दिया कि गरीब का बच्चा भी अब कॉन्वेंट में पढ़ सकता है। आप देखिए आत्मानंद स्कूल की स्थिति देखिए, कितनी शानदार स्थिति है। लोग अप्रोच लगाते हैं, लोग प्राइवेट स्कूलों से वहां पर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। बहुत बड़ी सोच है 3 साल में। अगर ये मुख्यमंत्री लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रह गए तो कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश की ऊंचाइयों को छुएगा। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आज हम अग्रणी हैं। आप बताइए, महिला समूह को जितने अधिकार दिए, महिला समूह आज गौठान चला रही हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं, अपने आय को बढ़ा रही हैं। वर्मी कंपोस्ट जो इस सरकार ने लाया, पूरे देश और दुनिया ने वर्मी कंपोस्ट को पसंद किया। आज आप देखिए, गौ माता के नाम पर राजनीति करना अलग चीज है और गौ माता की असली सेवा करना ये एक अलग चीज है। गौ माता की सेवा करने का सेवा करेंगे कि उनके गोबर और गौमूत्र से उनको कम से कम 2 पैसे का लाभ होगा। ये दूरगामी सोच है। इस सरकार ने 3 साल के कार्यकाल में अगले 30 साल के लिए जो बीज बोया है, ये जब झाड़ बनेगा, ये जब उन्नत होगी ये योजनाएं, आप देखिएगा छत्तीसगढ़ पूरे देश में नंबर 1 पे रहेगा। चलिए इसी के साथ बस इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की पल पल की खबरें देखने के लिए देखते रहिए हर खबर छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से है, जहां प्रदेश कार्यालय में पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परसार में बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके हैं, जिसको लेकर कलेक्टर की दिशा निर्देश दिए गए हैं और वहां छुट्टियां कर दी गई हैं। उनकी मरम्मत करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही कहा कि बीजेपी का संगठन हमेशा काम करता रहता है। बूथ स्तर पर जहां हम कमजोर थे, मजबूती करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा काम करता रहता है और उसमें सब प्रकार की तैयारी रहती है। पंचायत चुनाव हो, नगरपालिका चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, इन संगठन की निरंतर प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में ही सारे काम होते हैं और क्योंकि हम सरकार के साथ साथ हम कार्यकर्ता भी है, इसलिए कार्यकर्ता के नाते हम सब लोग उस काम में आगे आते हैं। उधर भोपाल में 7 साल की मासूम बच्ची को आवारा कुत्ते के काट लिया और जिसको कमल नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं मंत्री विश्वास सारंग और महापौर मालती राय कमल नेहरू हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर्स और बच्ची से मुलाकात की और बच्ची का हालचाल जाना। साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने बेहतर इलाज को लेकर डॉक्टर्स को निर्देश दिए। बिलासपुर के संभायुक्त डॉक्टर संजय अंगल ने अनुविभाग पाली का दौरा किया। एसडीएम और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। संभायुक्त ने कलेक्टर संजीव झा की मौजूदगी में राजस्व संबंधी विभिन्न दस्तावेजों और पंजियों का अवलोकन किया। डॉक्टर अंगल ने पाली एसडीएम और तहसील कार्यालय में भू अर्जन, नक्शा बांटकर, सीमांकन, डायवर्जन, अर्थदंड आदि पंजियों को 2 महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए अधिकारियों को दिए। साथ ही हरदीपजार तहसील कार्यालय में पंजियों को 1 महीने के भीतर अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों की सुविधा के लिए राजस्व प्रकरणों के निराकरण से तेजी लाने के लिए निर्देश दिए और कहा कि कार्यों के निराकरण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, जिससे किसानों और ग्रामीणों को बार बार कार्यालय आने की जरूरत न पड़े। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।
अरे भैया